गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन और रिलेशनशिप बिटवीन के सी विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई नॉट ऑफ सेल। इसके लिए हम रिकलेक्ट करेंगे थोड़ा सा। हमने शुरू में सेल किया था जिंक और कॉपर वाला, तो उसमें रिएक्शन था कि जिंक सॉलिड विच वाज एक्टिंग एज एनोड and copper 2 positive in the reduction half cell, copper solid plus zinc 2 positive aqueous, ये रिएक्शन वहां चल रहा था। और अगर हम फिगर को ही कंसीडर कर लें तो फिगर में जिंक, दिस इज जिंक रॉड and this is copper rod, copper sulfate, zinc sulfate, and this was salt bridge. So क्या हो रहा था, जैसे जैसे सेल काम कर रहा था वैसे वैसे जिंक रॉड से जिंक 2 पॉजिटिव was going down into the solution, that is zinc sulfate solution. और यहाँ पे कैथोड पे सॉल्यूशन से कॉपर 2 पॉजिटिव उठ के इलेक्ट्रोड पे जा रहा था। वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा था। दिस वे एनोडिक सेक्शन में जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो सॉल्यूशन है, इसमें आयंस की, दैट इज जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और कैथोडिक सेक्शन में कॉपर 2 पॉजिटिव धीरे धीरे कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, दैट इज कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रही है। एंड यहां पे अगर सॉल्ट ब्रिज में जैसे K2SO4 जैसा इलेक्ट्रोलाइट आपने ले रखा है, तो यहां पे जैसे जैसे जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो सॉल्ट ब्रिज से यहां पे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, हालांकि सल्फेट यहां सॉल्ट ब्रिज से नीचे ड्रॉप होता जाएगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे सेल वर्क कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव इन एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट solution is increasing, and on the other hand concentration of copper 2 positive in the cathodic electrolyte solution is decreasing. And third thing के सल्फेट आयन, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन ओनली इन केस आपने यहां सॉल्ट ब्रिज में क्या ले रखा है, K2SO4 ले रखा है, तो सल्फेट आयन विल ड्रॉप इन द anodic electrolyte from salt bridge. ये 3 चीजें हमें डायरेक्टली दिखेंगी। अब हमें मालूम है कि जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 है और कॉपर की जो है दैट इज +0.34 वोल्ट। और ये जो कैथोड और एनोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है, यही कारण था कि सेल में से यहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था। दिस वाज स्ट्रॉन्गर acceptor of electrons and it was not stronger, so zinc had to lose electrons and copper used to take electrons. But
जैसे जैसे सेल काम करता गया वैसे वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है। जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो नर्स्ट इक्वेशन से हम पढ़ चुके हैं कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज होगी उसका असर सेल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे पड़ेगा। सो ग्राफिकली अगर इस चीज को हम देखें तो इस तरफ ले हम रिडक्शन पोटेंशियल और इस तरफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो क्या होगा कि जैसे जैसे सेल का रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वैसे वैसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल इस केस में जो है वो जिंक है, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि वहां पे उसकी रिडक्शन पोटेंशियल विद पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जाएगी। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यानी कि यहां पे हम एग्जांपल ले लें तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, -0.76 से वो 0 की तरफ मूव करना, लेस माइनस होती जाएगी, नॉट 0 एग्जैक्टली, लेस माइनस होती जाएगी। और इधर जो कैथोडिक सेक्शन है जहां पे रिडक्शन हो रही है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि वहां पे कॉपर की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम होती जाएगी। एंड फाइनली ये है रिडक्शन हाफ सेल की सिचुएशन है, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप करती जा रही है। फाइनली इस पॉइंट पे देखें दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल्स बराबर हो गई, कैथोड और एनोड की। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब दोनों की पावर बराबर हो गई, जो पहले डोनर हुआ करता था और जो एक्सेप्टर हुआ करता था, दोनों एक बराबर पावरफुल, पहले कॉपर वाज मोर पावरफुल इसलिए वो जिंक से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता था, अब जिंक की पावर बढ़ गई और कॉपर की पावर कम हो गई। इस बात का सीधा सा मतलब ये होगा कि अब रिएक्शन नहीं हो पाएगा, न कॉपर इलेक्ट्रॉन ले सकेगा न जिंक को इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। नाउ वी हैव रीच्ड द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। इस वक्त इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि दोनों का स्टेटस बराबर हो गया। अब एक तरफ कॉपर जिंक से इलेक्ट्रॉन्स लेगा और दूसरी तरफ जिंक कॉपर से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये रिएक्शन होगा। बोथ रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड विल स्टार्ट प्रोसीडिंग विद इक्वल स्पीड। लेकिन उससे क्या होने वाला है, उससे होगा ये कि जो पहले फॉरवर्ड रिएक्शन से जो ईएमएफ आउटपुट दे रहा था सेल, वो बैकवर्ड रिएक्शन से कंज्यूम हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल विल बिकम 0। तो हमने जो नर्स्ट इक्वेशन की थी हमने, ईएमएफ ऑफ सेल was equal to E naught of cell minus RT upon NF into log of concentration of zinc 2 positive aqueous। यहाँ पे वैसे कॉपर सॉलिड होता था जिसको हम फाइनली 1 मान लेते थे, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस एंड जिंक सॉलिड। ठीक है। अब जब इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी तो दो बातें होंगी। एक तो दिस विल बिकम 0 और जिंक और कॉपर, जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव की हम वो कंसंट्रेशंस लिखेंगे जो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम होंगी। सो उसके साथ ही क्या आ जाएगा, हम वो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ई सेल दैट इज ईएमएफ आउटपुट ऑफ द सेल वो 0 हो जाएगी, विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, आर टी एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम एंड कॉपर सॉलिड 1 है, लिख दें तो भी ठीक है, अगर इसकी जगह 1 भी लिख देते तो भी
it was equally good, or divided by concentration of copper aqueous at the time of equilibrium. This is EQ is for equilibrium, multiplied by zinc solid, or we can simply call it 1. So concentration of zinc sulfate at the time of equilibrium multiplied by concentration of copper solid divided by concentration of copper sulfate at the time of equilibrium multiplied by concentration of zinc solid, इनको हम 1 कर देंगे, ना भी करें तो भी this is equal to equilibrium constant. So what we get is E naught of cell minus RT upon NF into log of Kc. Kc stands for equilibrium constant. This whole factor is equal to equilibrium constant. So we can easily write it. E naught of cell is equal to, इसको इधर ले जाएं, इसको, तो ये आ जाएगा, इसका माइनस साइन जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, NF into log of Kc. Finally, we can write it E naught of cell is equal to 2.303 RT upon NF into log to the base 10 Kc. So, we must remember this equation. And now what is significance of this equation? Significance of Kc. हमारे पास रिलेशनशिप आया E naught of cell is equal to RT upon NF into 2.303 log of Kc. इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो जिंक, ये जो अभी हमने सेल कंसीडर किया था जिंक और कॉपर का, उसी की बात करें फर्दर, तो हमारे पास E नॉट ऑफ सेल जो है वो R और T, R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू 298 केल्विन रख दें और F की वैल्यू 96487 कूलॉम्स रख दें, तो हमें मालूम है ये सारी चीजें मल्टीप्लाई करके 2.303 से मल्टीप्लाई करके 0.0591 आना था, और डिवाइडेड बाय n, कॉपर और जिंक के केस में n की वैल्यू 2 है, इनटू लॉग ऑफ Kc. नाउ और कॉपर और जिंक का जो सेल होता है उसकी E नॉट जो है दैट इज 1.1. सो हमारे पास ये आ गया 0.0591 अपॉन 2 इज इक्वल टू लॉग Kc. दैट मीन्स लॉग ऑफ Kc इज इक्वल टू 2 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 0.0591. That is equal, again that will be equal to 37.288. That means log of Kc is equal to 37.288. and एंटी-लॉग ले लें अगर तो Kc की वैल्यू आ जाएगी 2 into 10 raised to power 37. This is quite high value of Kc. इसका मतलब ये है कि ये जो हम सेल जिंक और कॉपर का कनेक्ट करते हैं, इसमें इक्विलिब्रियम आने से पहले रिएक्शन काफी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल चुका था. मींस मैक्सिमम रिएक्टेंट्स जो थे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके थे और तब इक्विलिब्रियम आया है. सो दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड इट हैज मोर टेंडेंसी टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन. Our next topic is now electrochemical cell and Gibbs free energy of the reaction, or we can simply call it relationship between delta G, that is free energy, and EMF of the cell.
हमने +1 में थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज पढ़ी थी, फ्री एनर्जी। और फ्री एनर्जी जो थी वो थी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल विद ए सिस्टम विच कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। और यूजफुल वर्क किसको मानते हैं? जैसे कि इलेक्ट्रिकल वर्क। ये जो गैल्वेनिक सेल हम पढ़ रहे हैं, इसमें वट एवर आउटपुट द सेल इज गिविंग इज इट्स इलेक्ट्रिकल वर्क। सो किसी भी सिस्टम की जब फ्री एनर्जी डिक्रीज करती है तो दैट डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय दैट सिस्टम। और गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वर्क प्रोड्यूस होता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल इससे उल्टा है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तब वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। सो अगर किसी गैल्वेनिक सेल की हमने डिक्रीज इन फ्री एनर्जी चेक करनी हो कि उससे कितनी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल एंड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क done by the cell is equal to electrical energy produced by the cell, and that again is equal to quantity of charge flowing multiplied by EMF of cell. अब quantity of charge flowing, if there are n electrons which are being exchanged between the cathode and anode, तो F is charge carried by 1 mole of electrons और n moles के लिए हो जाएगा n into F, again multiplied by EMF, that is E of cell. So हम ये कह सकते हैं कि decrease in free energy which is equal to electrical work done will be equal to this thing. और अगर हम इसमें थोड़ा सा ये है, अगर हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ले रहे हैं तो हमें NF E0, हमें EMF ऑफ सेल भी स्टैंडर्ड ही लेनी है। अब हमें याद है, अभी हमने एक इक्वेशन की कि E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू RT अपॉन NF इंटू लॉग ऑफ KC। इफ वी पुट दिस वैल्यू हियर तो हो जाएगा डेल्टा G0 इज इक्वल टू NF मल्टीप्लाइड बाय RT upon NF into log of Kc. This goes and we are left with delta G0 is equal to RT into log of Kc. और अगर और सिंपल कर दें, डेल्टा G0 is equal to 2.303 RT log of Kc. कहने का मतलब ये है कि यदि हमें E0 ऑफ सेल मालूम है तो और फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन मालूम है, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। एंड two more equations which should always be kept in mind are these. Thank you very much.